एक युद्ध था, जब एक वक्त था जब युद्ध जमीन के लिए लड़े जाते थे, फिर दौर आया जब सत्ता के लिए जंग शुरू हुई, लेकिन अब जंग का चेहरा बदल चुका है। अब वो एक सर्विस मॉडल बन चुका है जिसे यूज करने के लिए हथियारों का सब्सक्रिप्शन जरूरी है। आप देखेंगे कि दुनिया के नक्शे में जहां भी युद्ध की आग सुलगी है, वहां घातक हथियार जमकर खून बहा रहे हैं और उसी तादाद में हथियारों की मंडी में कैश फ्लो होता है। स्क्रीन पर आप जो एच लिखा देख रहे हैं, इसका मतलब भी हथियार ही है। आज हम उसी हथियारों की मंडी की बात करेंगे जो कभी यूक्रेन को दहलाती है तो कभी गाजा को तबाह करती है। सवाल यह नहीं है कि जंग क्यों हो रही है, बल्कि सवाल यह है कि जंग को जिंदा कौन रखे हुए है। जवाब है यह हथियार मंडी, जहां गोलियों की डील होती है और मौत पर मुनाफा कमाया जाता है। दुनिया इस वक्त किसी उबलते ज्वालामुखी की तरह है। एक आग बुझती है तो दूसरी धधक उठती है। गाजा में आसमान से बम गिर रहे हैं, यूक्रेन में टैंक गरज रहे हैं और थाईलैंड कंबोडिया की सीमा पर गोलियां बरस रही हैं। हर जगह बारूद बरस रहा है और यह सब कुछ किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ $600 बिलियन के बाजार पर बादशाहत कायम करने के लिए। वो बाजार जिसमें खरीदार तो सैकड़ों हैं, लेकिन बेचने वाले कुछ गिने चुने चेहरे। वो चेहरे जो हर युद्ध में पर्दे के पीछे एक्टिव नजर आते हैं, एकदम स्थिर दिखते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा फायदे में होते हैं। ये वैश्विक बाजार हथियारों का है और अमेरिका, चीन और रूस इसके सबसे बड़े प्लेयर हैं। ये तीन महाशक्तियां आमतौर पर जंग नहीं लड़ती, बल्कि दुनिया को युद्ध में उलझाकर अपना बाजार चलाती है। इन तीनों देशों की नीति एक जैसी है और वो ये कि दुनिया में अगर सबसे ज्यादा मुनाफा किसी कारोबार में है तो वो है हथियारों का कारोबार। मौजूदा दौर में जितनी तेजी से दवाएं और खाने का सामान बिक रहा है, उससे कई गुना तेजी से मिसाइलें, टैंक और घातक ड्रोन बिक रहे हैं। बारूद की इस मंडी में हर दिन अरबों डॉलर का सौदा होता है और इस मंडी में जिन तीन लोगों का दबदबा है वो हैं डोनाल्ड ट्रंप, व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग। ये वो चेहरे हैं जिनके लिए युद्ध एक बिजनेस है और हथियार उनकी करेंसी। दुनिया का डिफेंस ट्रेड यानी हथियारों का ग्लोबल बाजार हर साल लगभग $600 बिलियन का है। जी हां, $600 अरब से ज्यादा का कारोबार सिर्फ गोलियों, मिसाइलों, टैंकों और तोपों का है। और इस $600 बिलियन के इस बाजार से बिकने वाली हर गोली, हर मिसाइल और हर टैंक पर तीन देशों को सबसे ज्यादा फायदा होता है। सिप्री की 2020 से 2024 तक की एक रिपोर्ट बताती है कि हथियारों की ग्लोबल मंडी में अमेरिका की हिस्सेदारी 42% है। यानी दुनिया के किसी भी कोने में अगर 100 हथियार बिक रहे हैं तो उनमें से 42 हथियार अकेले अमेरिका बेच रहा है। इसी तरह व्लादिमीर पुतिन के शासन वाले रूस की हिस्सेदारी ग्लोबल वेपन मार्केट में 16% है। हालांकि चीन के हथियार इन दोनों देशों के मुकाबले ज्यादा टिकाऊ नहीं माने जाते हैं, फिर भी वो वैश्विक हथियार मंडी में 6% की भागीदारी रखता है। इन तीन देशों से ये हथियार भारत, यूक्रेन, इजराइल, कतर, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, थाईलैंड और न जाने कितने देशों को सप्लाई होते हैं। हथियारों का आविष्कार सरहदों की हिफाजत के लिए किया गया था, लेकिन आज ये कारोबार में मुनाफे की गारंटी बन चुके हैं। अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश इन सौदों को शांति के लिए जरूरी बताते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि जब भी देश लड़ाई के कगार पर होता है तो अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री भी मुनाफे की तरफ बढ़ती है। अमेरिका हर साल करीब $180 अरब के हथियार बेचता है। यूक्रेन को 2022 से अब तक करीब $44 अरब से ज्यादा की मिलिट्री सहायता मिली है, जिनमें कई घातक हथियार शामिल हैं। इजराइल को 2023-2024 में अमेरिका ने $14 अरब की मदद दी थी, जिनमें ज्यादातर हथियार थे। थाईलैंड के साथ अमेरिका की सैन्य डील्स 2024 से तेजी से बढ़ी हैं। थाईलैंड के पास अमेरिका का घातक F-16 फाइटर जेट पहले से है, लेकिन इस डील के बाद हाइमार्स रॉकेट सिस्टम, गाइडेड मिसाइलें और निगरानी ड्रोन भेजे गए। अमेरिका का मकसद साफ है, कैमरे के सामने दुनिया में शांति की बात करो, लेकिन पर्दे के पीछे से दुनिया को अशांत करने का खेल खेलो।
हथियारों के इस खेल में सबसे बड़ा प्लेयर है चीन। अगर अमेरिका हथियारों को ब्रांड के तौर पर बेचता है तो चीन ने इसे थोक बाजार बना दिया है। चीन ने युद्ध को एक बजट पैकेज में तब्दील कर दिया है। वो उन देशों को हथियार बेचता है जिनके पास पैसा कम है लेकिन खतरा बहुत ज्यादा। बिना शर्त के डील और हथियारों की तुरंत डिलीवरी चीन की रणनीति का हिस्सा है। घातक ड्रोन्स, एयर डिफेंस सिस्टम, टैंक, मिसाइल सिस्टम, कॉम्बैट और लाइट फाइटर जेट्स जैसे JF-17 और L-15 जैसे हथियारों को वो अपनी मंडी में ग्राहकों को दिखाता है। सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 से 2024 के बीच चीन ने जितने हथियार निर्यात किए उनमें 54% हथियार सिर्फ पाकिस्तान को दिए गए। यानी चीन के सस्ते हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार पाकिस्तान है। चीन का डिफेंस इंडस्ट्री मार्केट 2024 में लगभग 95 से 100 अरब डॉलर के करीब था। इस दौरान उसकी वेपन एक्सपोर्ट वैल्यू लगभग 12 अरब डॉलर सालाना थी। 2020 से 2024 के बीच चीन ने कुल 25 से 30 अरब डॉलर के हथियार बेचे। 2024 में चीन ने लगभग 57 देशों को हथियार बेचे, जिसमें ड्रोन, टैंक, मिसाइल सिस्टम और कोस्टल डिफेंस इक्विपमेंट शामिल है। 2010 के बाद से चीन का निर्यात 200% से ज्यादा बढ़ चुका है, खासकर एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में। अब बात करते हैं उस देश की जिसने इस खेल की शुरुआत की थी, यानी रूस। हथियारों की मंडी का सबसे पुराना खिलाड़ी जो नए अंदाज में चाल चल रहा है। पश्चिमी देशों में तमाम प्रतिबंधों के बावजूद उसके हथियार ईरान, सीरिया और वियतनाम तक पहुंचते हैं। यहां तक कि भारत भी रूस से हथियार खरीदता है। रूस की डिफेंस इंडस्ट्री लगभग 75 अरब डॉलर की है और हर साल वो औसतन 15 अरब डॉलर के हथियार एक्सपोर्ट करता है। 2020 से 2024 के बीच रूस ने लगभग 50 अरब डॉलर के हथियार पूरी दुनिया में बेचे हैं। रूस का हथियार मॉडल ट्रेड प्लस ट्रस्ट पर चलता है और उसकी नजर अब उन देशों पर है जो अमेरिका या चीन से दूर जाना चाहते हैं। दुनिया के लिए कोई भी जंग सिर्फ एक ब्रेकिंग न्यूज होती है, लेकिन हथियार बेचने वालों के लिए यह कारोबार की बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है। जिस वक्त किसी इलाके के लोग बमों से अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर मारे मारे फिरते हैं, ठीक उसी वक्त एक आलीशान कमरे के अंदर हथियारों के सौदागर अपना मुनाफा गिनते हैं। हथियारों का यह कारोबार अब सिर्फ युद्ध नहीं कराता, बल्कि महायुद्ध के पैटर्न को भी डिजाइन करता है। इस मार्केट को चमकाने के लिए कभी धर्म की तलवार निकाली जाती है, कभी लोकतंत्र की ढाल पकड़ी जाती है, तो कभी आतंकवाद का नकाब पहनाया जाता है। लेकिन पर्दे के पीछे बस एक ही वजह होती है, $600 बिलियन के ग्लोबल वेपन मार्केट पर राज करना। ध्यान रखिए, इन सौदागरों के लिए हर जंग एक सौदा है और हर लाश उस सौदे की कीमत। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अब आपको ऑपरेशन सिंदूर पर एक बड़ी जानकारी देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान की एयरफोर्स ने भारत के विरुद्ध नेटो की एक खास रणनीति अपनाई थी। एक ऐसी रणनीति पाकिस्तानी पायलटों को जिसके बारे में ट्रेनिंग चीन से मिली थी। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि पाकिस्तान को नेटो की रणनीति की ट्रेनिंग चीन से कैसे मिली। तो यही है वो खबर जिसके बारे में सुनकर सभी नेटो देश फिक्रमंद हो उठे हैं। चीन पाकिस्तान की ओर से एक नए खतरे की आहट को महसूस कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के समय आसमान में सिर्फ ड्रोन युद्ध नहीं छिड़ा था, जमीन पर सिर्फ तोप और गोले नहीं बरसे थे। भारत की ब्रह्मोस मिसाइलों से पाकिस्तानी एयरफोर्स के अड्डे ही तबाह नहीं हुए थे, बल्कि उस समय भारत के हमलों से पाकिस्तानी वायुसेना के लड़ाकू विमान भी नष्ट हुए थे।
11 मई को यह बात खुद पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने सार्वजनिक तौर पर कबूली थी। पाकिस्तान ने तब इस नुकसान को कबूल करके झूठा समा बांधा था कि वो इस युद्ध में दुनिया के सामने सारी जानकारी पारदर्शी तरीके से पेश कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान ने आज तक एक बात नहीं कबूली। दावा है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने उस समय भारत के विरुद्ध हवाई हमले के लिए नाटो की एक खास रणनीति को अपनाया था और चीन ने इस रणनीति को सफल बनाने में पाकिस्तान की मदद की थी। यह सुनकर मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि नाटो की यह विशेष रणनीति क्या है। चीन और पाकिस्तान तो नाटो के सदस्य देश भी नहीं, फिर दोनों ने मिलकर यह रणनीति कैसे अपना ली? तो यह जानकारी निश्चित ही नाटो देशों की नींद उड़ा सकती है। नाटो देशों को अपनी रणनीति नए सिरे से दोबारा बनाने पर मजबूर कर सकती है, खासकर तब जब भविष्य में चीन से पश्चिमी देशों का मुकाबला होने की आशंका प्रबल। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार नाटो की इस हवाई रणनीति को लॉन्च एंड लीव कहा जाता है, यानी कि हवाई युद्ध क्षेत्र में उतरा फाइटर जेट दुश्मन की नजर में अंतिम समय तक गायब रहता है। उसे जब कोई मिसाइल लॉन्च करनी होती है तो वो कुछ देर पहले ही एक्टिव होता है। उस समय तक वो अपना रडार सिस्टम भी ऑन नहीं करता। फिर जब वो लड़ाकू विमान मिसाइल को लॉन्च कर देता है, उसके बाद मैन्यूवर करते हुए दुश्मन की नजरों से ओझल हो जाता है। इसके बाद एक दूसरा लड़ाकू विमान आगे मोर्चा संभालता है, उस लॉन्च की गई मिसाइल को गाइड करता है। ये दूसरा फाइटर जेट अधिक उन्नत रडार और टारगेटिंग सिस्टम से लैस होता है। पहले विमान से लॉन्च की गई मिसाइल को लक्ष्य तक पहुंचाता है। यह नाटो की ऐसी रणनीति है जिसे लंबी दूरी पर या ताकतवर वायु सुरक्षा घेरे में किसी भी टारगेट को नष्ट करने के लिए अपनाया जाता है। पाकिस्तान ने यही रणनीति अपनाई थी। इसके लिए चीन से मिले J-10 फाइटर जेट और स्वीडिश साब 2000 एरियाई यानी कि एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल विमान का इस्तेमाल किया था। अब यहां फिर से सवाल दूसरा है, चीन को आखिर नाटो की इस खास रणनीति के बारे में कैसे पता चला? पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने यह टेक्निक कहां से सीखी? शायद ये बात कम ही लोगों को मालूम होगी कि चीन ने बीते कुछ वर्षों में नाटो सेना से रिटायर हो चुके कई विदेशी पायलटों और ऑपरेटरों को गुपचुप तरीके से हायर किया है। उन्हें मोटी तनख्वाह देता है, बदले में वो उनके हुनर को, नाटो में सीखे गए उनके युद्ध कौशल को तेजी से अपनाता जा रहा है। चीन ऐसा करके पीएलए की ऑपरेशनल और उड़ान क्षमता को बेहतर बना रहा है। चीन ने पाकिस्तानी वायुसेना के फाइटर पायलट्स को भी ये प्रशिक्षण दिया। पाकिस्तान के इस हवाई टेक्निक का इस्तेमाल भारतीय वायुसेना के साथ संघर्ष में किया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अब बात रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भर होते भारत की। शुभ समाचार यह है कि भारत ने ऐसी मिसाइल बनाई है जिसे ड्रोन से दागा जा सकता है। चाहे रूस यूक्रेन युद्ध हो या इजराइल गाजा जंग, पिछले 5 साल में दुनिया ने ड्रोन की वो खतरनाक ताकत देखी जो कल्पना से परे है। अब ड्रोन सिर्फ तकनीक नहीं है, बल्कि युद्ध की दशा और दिशा तय करने वाला हथियार बन चुके हैं। ड्रोन ने जंग के तौर तरीके बदल दिए। बिना सैनिक और बिना शोर के ये युद्ध का नया दौर है, जिसमें ड्रोन दुश्मनों पर बढ़त की गारंटी देते हैं। इक्कीस दिसंबर 2024। रूस के कजान शहर का यह वीडियो आप भूले नहीं होंगे। यह हमला देखकर लोगों को 9/11 की याद आ गई।
ड्रोन का इतना घातक प्रहार दुनिया ने पहली बार देखा था। ड्रोन अटैक की ऐसी तस्वीरें रूस की राजधानी मॉस्को से भी आ चुकी हैं। मॉस्को जिसे दुनिया के सुरक्षित शहरों में गिना जाता है, जहां मिसाइलों का पहुंचना मुमकिन नहीं था। पुतिन के उस किले को ड्रोन से भेद डाला। रूस यूक्रेन युद्ध में ड्रोन शक्ति देखने के बाद दुनिया को इसकी ताकत समझ आने लगी। ऐसा विध्वंसक हथियार जिसके लिए किसी इंसान को बॉर्डर क्रॉस नहीं करना पड़ता, बल्कि ये खुद अटैक करके दुश्मन खेमे में खलबली मचा देता है। ड्रोन को भविष्य का सबसे सटीक और विस्फोटक वेपन माना जा रहा है। कई देश इस तकनीक को धारदार और मजबूत बना रहे हैं। जाहिर है भविष्य के इस घातक हथियार की रेस में भारत भला कहां पीछे रहने वाला था। 25 जुलाई को हिंदुस्तान ने जब इसका ट्रेलर दिखाया तो दुनिया हैरान रह गई। डीआरडीओ ने ड्रोन से स्मार्ट मिसाइल लॉन्च करने का सफल परीक्षण किया। ड्रोन से प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGM-V3 को लॉन्च किया गया, जो किसी भी मौसम में दुश्मन के ठिकानों पर पिन पॉइंट अटैक करने में सक्षम है। यह भारत की ड्रोन आर्मी और उसकी मिसाइल क्षमताओं में बड़ा बूस्ट है। ULPGM-V3 यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल, यानी एक ऐसी मिसाइल जो मानव रहित ड्रोन से दागी जाती है। इसमें हाई डेफिनेशन ड्यूअल चैनल सीकर लगा है, जिससे यह दिन रात और हर मौसम में सही टारगेट को पहचान कर हमला कर सकती है। इसे मैदानी और ऊंचाई वाले दोनों इलाकों में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस मिसाइल में 3 तरह के वॉरहेड लगाए जा सकते हैं। पहला एंटी आर्मर वॉरहेड, जो आधुनिक टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह कर सकता है। दूसरा पेनिट्रेशन कम ब्लास्ट वॉरहेड, जो बंकर और छिपे हुए ठिकानों को भी खत्म कर सकता है। और तीसरा प्री फ्रेगमेंटेशन वॉरहेड, जो ज्यादा बड़े इलाके में भारी नुकसान कर सकता है। ये भारत की आत्मनिर्भर रक्षा तकनीक का बहुत बड़ा प्रमाण है। ये मिसाइल आज के दौर की जरूरत है। निश्चित रूप से भारतीय सेना की स्ट्राइक पावर को इससे बड़ी ताकत मिलेगी। आज के समय में ड्रोन और स्मार्ट हथियार अचूक अस्त्र बन चुके हैं। दुश्मन के इलाके में बिना सैनिक भेजे ड्रोन से ऐसी मिसाइल दागकर सुरक्षित रहते हुए हमला करना बहुत बड़ी रणनीतिक ताकत बन गया। ULPGM-V3 जैसी मिसाइलें भारत को भविष्य के युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार करती हैं। ड्रोन की खासियत यह है कि इसे किसी भी सीमा पर तुरंत तैनात किया जा सकता है। लड़ाई के दौरान यह सटीक हमला करने में सक्षम होता है। नीचे उड़ान भरने के चलते रडार और निगरानी सिस्टम को चकमा देने की ताकत होती है। मिसाइलों या फाइटर जेट की तुलना में इसकी लागत काफी कम होती है और मानव रहित होने के चलते जोखिम ना के बराबर होता है। बिना दुश्मन की नजर में आए इसे दूर बैठकर ऑपरेट किया जा सकता है। सेना लगातार इसकी जरूरत पर जोर देती रही। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के मुताबिक ड्रोन युद्ध की रणनीति बदल सकते हैं, इसलिए इस तकनीक में आत्मनिर्भरता भारत के लिए अनिवार्य है। Today we'll be talking about drones and counter-UAS systems. You know, throughout history, if you look, we have witnessed evolutionary as well as revolutionary changes in warfare, and that have transformed the kind of battles we fight. So evolutionary changes have made weapons and war fighting equipment, smaller, faster, lighter, more efficient, more affordable. मई में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी ड्रोन वॉरफेयर का अहम हिस्सा था। पाकिस्तान ने ड्रोन के कई झुंड भेजे, लेकिन भारतीय सेना ने सबको ध्वस्त कर दिया। पाकिस्तान द्वारा की गई सैन्य कार्रवाई पर
भारतीय सेना ने नपातुला और सटीक जवाब दिया। हमारी आर्मी एयर डिफेंस एक अजय दीवार बनकर सामने खड़ी रही, जिससे कोई ड्रोन या मिसाइल भेद नहीं सका। यह सब होल ऑफ नेशन अप्रोच के अंतर हुआ, जहां थल सेना, वायुसेना, नौसेना और अन्य सरकारी और प्राइवेट डिपार्टमेंट्स सब एक साथ मिलकर खड़े हुए, जिसमें एनजीओ भी शामिल थे। जो भी शक्तियां भारत की संप्रभुता, अखंडता या जनता को क्षति पहुंचाने की योजना बना रही हैं, उन्हें करारा जवाब दिया जाएगा। आज की लड़ाई तकनीक पर लड़ी जा रही है। एआई का इस्तेमाल हो रहा है। आगे जंग में जीत उसी की होगी जिसकी जितनी मजबूत रक्षा टेक्नोलॉजी होगी। युद्ध भूमि में पहली बार आत्मघाती ड्रोन का इस्तेमाल 2016 में हुआ था। तब अजरबैजान ने आर्मेनिया के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया था। नागोर्नो काराबाख के आसमान में ड्रोन ने अग्निवर्षा की। ड्रोन दुश्मनों के खिलाफ कई तरह से इस्तेमाल होते हैं। युद्ध के अलावा टारगेट किलिंग में भी ये काफी सटीक और कारगर है। जनवरी 2020 में ईरान के कमांडर कासिम सुलेमानी को अमेरिका ने MQ-9 रीपर ड्रोन से मारा था। जुलाई 2022 में अलकायदा के खुखार आतंकी अल जवाहिरी को काबुल में ड्रोन से ही मारा गया था। पिछले साल अक्टूबर में गाजा के लादेन याहिया सिनवार की लोकेशन ड्रोन से ही ट्रैक हुई थी। ड्रोन से पहचान कंफर्म होने के बाद सिनवार मलबे में मिला था। अमेरिका ने तो अफगानिस्तान में अलकायदा और तालिबान जैसे आतंकी गुटों की कमर इसी तकनीक के सहारे तोड़ी थी। हजारों किलोमीटर दूर बैठकर एक क्लिक पर उसने आतंक का खात्मा किया था। आज की तारीख में हर देश अपनी सेना को इस तकनीक से लैस कर रहा है। यह कहा जा सकता है कि ड्रोन भविष्य की लड़ाई में फाइटर जेट और भारी भरकम मिसाइलों से भी ज्यादा विध्वंसक साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अब बात इजरायल के नए ब्रह्मास्त्र की। दावा किया जा रहा है कि इजरायल का नया लेजर वेपन उसके दुश्मनों के खिलाफ एक गेम चेंजर हथियार बन सकता है। इजरायल का यह नया हथियार उसके आयरन डोम की जगह लेगा। इजरायल से आने वाली यह खबर ईरान और उसके प्रॉक्सी गुटों की टेंशन बढ़ाने वाली है। कहा जा रहा है कि इजरायल का यह नया हथियार कम लागत में ज्यादा असरदार साबित हो सकता है, इसलिए इसे सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि डिफेंस के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि बताया जा रहा है। हवाई युद्ध का पूरा सीन बदल सकता है इजराइल। मिडिल ईस्ट में जंग की रणनीति बदल जाएगी। इजराइल ने तैयार किया नया ब्रह्मास्त्र। अपने इस नए ब्रह्मास्त्र को इजराइल जल्द ही अपने दुश्मनों के खिलाफ जंग के मैदान में उतारने वाला है। माना जा रहा है कि इजराइल का यह नया लेजर वेपन उसके ताकतवर आयरन डोम की जगह लेगा। फिर ईरान हो या हमास और हिजबुल्लाह, दावा किया जा रहा है कि इजराइल के नए लेजर हथियार की ताकत से उसके दुश्मनों का हर मंसूबा आसमान में ही ध्वस्त हो जाएगा। अब तक इजराइल का सबसे बड़ा एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम माना जाता है। आयरन डोम छोटी दूरी के रॉकेट, मिसाइल या ड्रोन के खिलाफ काम करता है, लेकिन जंग के दौरान आयरन डोम काफी महंगा साबित होता है। हमास के कम लागत वाले रॉकेट्स को मार गिराने के लिए अब तक इजराइल आयरन डोम का ही इस्तेमाल करता रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि आयरन डोम के मुकाबले अब कम लागत वाले लेजर वेपन का इस्तेमाल करके इजराइल अपने दुश्मनों के हर हमले को नाकाम कर देगा। हाल ही में इजरायली डिफेंस फोर्स यानी IDF और हथियार निर्माता कंपनी राफेल ने एक ऐसे लेजर वेपन सिस्टम के बारे में जानकारी दी है जो भविष्य की हवाई सुरक्षा का मॉडल पूरी तरह बदल सकता है।
इजराइल ने इसी साल मई के आखिर और जून की शुरुआत में अपने एक नए और खतरनाक हथियार के बारे में जानकारी दी थी। दावा किया गया कि इजराइल का यह हथियार हवाई युद्ध में दुश्मन के लिए काल साबित होगा। आईडीएफ ने बताया था कि इजराइल ने एयर डिफेंस के लिए 3 नए लेजर हथियार विकसित किए हैं। दावा किया गया है कि इजराइल के ये तीनों लेजर वेपन आयरन डोम की जगह लेंगे। अब आपको इजराइल के इन तीनों नए हथियारों के नाम भी बताते हैं। इजराइल के ये तीनों नए लेजर वेपन को आयरन बीम एम और लाइट बीम नाम दिया गया है। ये लेजर हथियार मिसाइलों और रॉकेट को रास्ते में ही बहुत तेजी से नष्ट कर सकते हैं। लेजर बीम की सबसे बड़ी ताकत है इसकी गति, क्योंकि ये प्रकाश की रफ्तार से चलता है। ये एक साथ कई लेजर बीम भी दाग सकते हैं। इन हथियारों को इजराइल के डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से बदलने वाला बताया जा रहा है। खास बात यह भी है कि इजराइल के तीनों लेजर वेपन की कीमत भी आयरन डोम की तुलना में बहुत कम है। कहा जा रहा है कि इनमें से एक लेजर वेपन का हिजबुल्लाह के ड्रोन हमलों के खिलाफ सफल इस्तेमाल भी हो चुका है। उस दौरान कहा गया था कि लेजर प्लेटफॉर्म को साल 2025 के अंत तक पूरी तरह से तैनात किया जाएगा। मतलब अगले 4 महीनों में इजराइल के ये नए हथियार बड़ा गेम चेंजर बन सकते हैं। अब तक इजराइल पर रॉकेट दागे जाने के बाद कई इलाकों में चेतावनी के लिए सायरन बजाना पड़ता था, ताकि अगर दुश्मन का रॉकेट किसी रिहायशी इलाके में गिर जाए तो नागरिकों को सुरक्षित जगहों और बम शेल्टर्स तक पहुंचने के लिए पर्याप्त वक्त मिल सके। अगर दुश्मन के रॉकेट्स को उनके रास्ते में लेजर वेपन पहले ही मार गिराएंगे तो हवाई हमले के सायरन को भी एक्टिव करने की शायद कोई जरूरत नहीं होगी। हालांकि लेजर हथियारों के साथ एक दिक्कत भी है। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक बैलिस्टिक मिसाइलों के सामने लेजर वेपन अभी भी कारगर साबित नहीं होंगे, क्योंकि उनकी मारक क्षमता 10 किलोमीटर तक सीमित है। इसके अलावा वो बहुत धीमे टारगेट्स पर केंद्रित है। एरो 2 और एरो 3 जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम पृथ्वी के वायुमंडल में बहुत ऊंचाई पर स्थित बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराते हैं। वहां लेजर पहुंच भी नहीं पाती। लेजर वेपन दूरी के साथ अपनी तेजी भी खो देती है। इसके साथ ही बादलों और खराब मौसम का भी उन पर काफी असर होता है। हालांकि इजराइल के इस लेजर टेक्नोलॉजी की तैनाती अगर तय समय पर होती है तो आने वाले समय में यह न केवल इजराइल की सुरक्षा को मजबूत करेगा, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एयर डिफेंस का नया तरीका बन सकता है। इसे खास इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि ये कम लागत में ज्यादा असरदार साबित हो सकता है। इसीलिए इसे सिर्फ एक सैन्य उपकरण नहीं, बल्कि डिफेंस के मामले में एक बड़ी उपलब्धि बताया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।